मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रीता जैन है और मैं एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के लिए टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट का मैंने आज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनीज का ये पार्ट 2 बनाया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम कंपनी के अगर क्वेश्चन में दिया हो सारी सब प्रकार की आय तो किस प्रकार की उनकी कुल आय की गणना करनी है और कर दायित्व की गणना किस प्रकार से करनी है। और आज के सेकंड लेक्चर में मैं बताऊंगी कि अगर क्वेश्चन में व्यापार पैसे से आय ही दिया हुआ है तो उसमें कौन से स्वीकृत व्यय होते हैं और कौन से अस्वीकृत व्यय होते हैं, उन सारे व्ययों और आयों को लेकर किस तरीके से आप इसमें कैलकुलेशन जो है वो करेंगे, कौन से स्वीकृत व्यय को घटाना है, प्लस माइनस क्या करके एडजस्टमेंट करके आपको इसमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज का क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया है, ये पार्ट 2 है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ कंपनी का। क्वेश्चन दिया है एक कंपनी की जो है व्यापार से आय किस प्रकार की है। क्वेश्चन में दिया है वेतन तथा बोनस 1 लाख रुपए, कार्यालय किराया 10,000 रुपए, युद्ध जोखिम बीमा 10,000 रुपए, डाक व स्टेशनरी 10,000 रुपए, सामान्य व्यय 20,000 रुपए, हरास के लिए संचय 25,000 रुपए, आयकर 2017-18 का है 50,000, आयकर के लिए आयोजन दिया हुआ है 2 लाख रुपए और शुद्ध लाभ दिया है 1 लाख रुपए। ये हो गया डेबिट का पार्ट। अब देखते हैं क्रेडिट में दिया है सकल लाभ 5 लाख रुपए, सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज 10,000 रुपए, अल्पकालीन पूंजी लाभ 15,000 रुपए। और अपने को इसमें कुछ नोट्स दिए हैं। फर्स्ट नोट दिया है कि सामान्य व्यय में निम्नलिखित राशि शामिल है। विज्ञापन के 5,000 रुपए, पुण्यार्थ दान के 1,000 रुपए, पुरानी कार के बदले में नई कार के लिए 3,000 रुपए, उपदान मतलब चैरिटी है 1,000 रुपए, मरम्मत है 5,000 रुपए और स्वीकृत हरास जो है आयकर अधिनियम की धारा 1961 के अनुसार स्वीकृत हरास 15,000 रुपए है। ये 2 एडजस्टमेंट दिया है। इन दोनों एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने को इनकी टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन करना है। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कंपनी के कर योग्य आय की गणना। ये हो गया। सबसे पहले अपन करते हैं, जैसे फर्म है या एक व्यक्ति की आय की गणना करते समय अपन क्या लेके चलते हैं, शुद्ध लाभ। तो लाभ हानि खाते के अनुसार उनका शुद्ध लाभ कितना है, 1 लाख रुपए। लाभ हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ 1 लाख रुपए। ठीक, इसके बाद अपन देखेंगे इन सारे व्ययों में कौन कौन से व्यय स्वीकृत है। फर्स्ट है वेतन तथा बोनस, ये स्वीकृत है। कार्यालय का किराया ये भी स्वीकृत है क्योंकि ये उनके व्यापार से संबंधित है। जोखिम युद्ध जोखिम बीमा ये भी उनके व्यापार से संबंधित है, इसलिए ये भी स्वीकृत होगा। डाक व्यय स्टेशनरी ये सारे व्यय भी ऑफिस एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं, ये भी व्यय स्वीकृत है। सामान्य व्यय, अब देखते हैं सामान्य व्यय में भी क्या क्या चीजें शामिल है। ये सामान्य व्यय एक मुश्त इसमें 2,000 रुपए लिख दिया है, बट इसमें ये सारी चीजें क्या है, इंक्लूड्स है। तो उसको अपने को क्या करना है, बाइफरकेट करना है। सामान्य व्यय में विज्ञापन के 5,000 रुपए, तो विज्ञापन स्वीकृत होता है कि अस्वीकृत, स्वीकृत होता है क्योंकि ये व्यापार को बढ़ाने के लिए अपना क्या कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं। पुण्यार्थ दान 1,000 रुपए, तो ये स्वीकृत है क्या, नहीं है। इसकी धारा 80G के अंतर्गत क्या मिलती है, छूट मिलती है, इसलिए ये व्यय क्या हो जाएगा, अस्वीकृत व्यय। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अस्वीकृत व्यय प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। अपने को वापस उसको क्या करना है, एड बैक करना है। तो अस्वीकृत व्यय जो लाभ हानि खाते में डेबिट कर दिए गए हैं,
तो पुण्यार्थ दान आ जाएगा 1000 रुपए। फिर देखिए दिया है पुरानी कार के बदले में नई कार के लिए, जो पुरानी कार है 5000 रुपए की है, उसके बदले में नई कार के बदले में 3000 रुपए का क्या किए हैं, पेमेंट किए हैं। देखिए कार जो होता है वो कौन सा व्यय है, ये पूंजीगत व्यय है, क्योंकि ये चिट्ठा में लिखा जाता है और सारे पूंजीगत व्ययों को चिट्ठे में ही लिखा जाता है। तो ये जो कार होता है वो पूंजीगत व्यय है, और पूंजीगत व्यय अपन लाभ हानि खाते में किसको लिखते हैं, केवल आयगत व्यय को। लेकिन इन्होंने पूंजीगत व्यय को भी क्या कर दिया है, लाभ हानि खाते में डाल दिया है, जो कि अकाउंटिंग के नियम से, आयकर के नियम से क्या है, गलत है। तो इसलिए इस कार के लिए, जो भी नई कार खरीदने के लिए जो एक्सपेंसेस उन्होंने किया है वो क्या हो जाएगा, अस्वीकृत, क्योंकि कार पर ह्रास स्वीकृत होता है, कार पूरा स्वीकृत नहीं होता है। इसके बाद उपदान, चैरिटी, ये भी क्या है, अस्वीकृत है। फिर मरम्मत, तो मरम्मत तो स्वीकृत है, मेंटेनेंस का खर्चा जो होता है स्वीकृत होता है। इसके बाद सामान्य व्यय में 3 चीजें शामिल है। फिर देखते हैं ह्रास, ह्रास के लिए प्रावधान, जबकि ह्रास दिया कितना है क्वेश्चन में, 25,000, लेकिन सूचना में बोला है कि स्वीकृत ह्रास कितना है, केवल 15,000 रुपए, जबकि इन्होंने कितना ले लिया कंपनी ने, 25,000। तो ये भी गलत है। तो ह्रास के लिए संचय को पहले ऐड कर देंगे, वापस में स्वीकृत व्यय करके माइनस कर देंगे। मैंने आपको दोनों तरीकों से समझाया है कि अगर आपको जो तरीका अच्छा लगता है वो तरीका का उपयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप डिफरेंस के पैसे को अस्वीकृत कर सकते हैं, जैसे 25,000 में स्वीकृत माइनस करके केवल 10,000 को भी स्वीकृत आप कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीका आपको बताया है, तो आप ऐसा कर लेंगे, पहले उसको ऐड कर लीजिए, बाद में स्वीकृत व्यय करके माइनस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आयकर, आयकर तो अस्वीकृत है, चाहे आयकर के लिए आयोजन हो, चाहे इस साल का आयकर हो, चाहे पुराने साल का आयकर हो, पूरे आयकर क्या होते हैं, अस्वीकृत होते हैं, क्योंकि ये उनके व्यक्तिगत खर्चे होते हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार जो है आयकर को अस्वीकृत व्यय माना है। आयकर के लिए संचय, तो सारे संचय, आयोजन, प्रावधान, ये भी क्या होते हैं, आयकर के अधिनियम के अनुसार जो है अस्वीकृत होते हैं। आयकर के लिए आयोजन है 2 लाख। इन सारे मदों को जोड़ के अपन बाहर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 3 और 1 4,000, 5 25 30 और 5 80, 2,80,000। 2,80,000 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा अपना 4, 2 और 1 3 लाख, सॉरी लाभ हानि खाते के अनुसार 3,80,000। 3,80,000 आने के बाद ये तो अपन ने व्यय तरफ का पोर्शन देखा है। अब देखते हैं आय, आय में तो सकल लाभ है। उसके बाद सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, ये इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है क्या, व्यापार पेशे में नहीं है, तो व्यापार पेशे की आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं है, और इन्होंने ऐड कर दिया है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये माइनस। तो अपन ये लिखेंगे, ऐसी आय जो इस शीर्षक में कर योग्य नहीं है, इस शीर्षक में कर योग्य नहीं है। सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज 10,000, और पूंजी लाभ, पूंजी लाभ भी कौन से शीर्षक में जाएगा, अल्पकालीन पूंजी लाभ। सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज और अल्पकालीन पूंजी लाभ। $10,000 और 15,000, टोटल हो जाएगा 25,000। तो ये माइनस करेंगे 3,80,000 में 25,000, और स्वीकृत व्यय ह्रास अपने को माइनस करना है, क्योंकि अपन ने अभी यहाँ पे पूरा ऐड किया है, तो ये भी माइनस कर लेते हैं। ह्रास स्वीकृत है कितना, 15,000 रुपए। तो ये सारी चीजें माइनस होगी अपनी आ जाएगी। व्यापार से आय, 3,80,000 में 25,000 और 15,000 माइनस करेंगे अपन,
तो आ जाएगा अपना 3,40,000। ये हो गया आय का तीसरा शीर्षक। इसके बाद है चौथा शीर्षक अपना पूंजी लाभ। इसमें आ जाएगा अल्पकालीन पूंजी लाभ, जिसको अभी अपन ने माइनस किया था। अल्पकालीन पूंजी लाभ दिया है 15,000 रुपए, ऐड हो जाएगा। पांचवा शीर्षक है अन्य साधनों से आय। अन्य साधनों से आय, सरकारी प्रतिभूति पर ब्याज। कितना दिया है? 10,000 रुपए। इस आय को जोड़ेंगे तो कौन सी आय आएगी? पांचों साधनों को जोड़ने से जो आय आती है वो कौन सी आय कहलाती है? सकल कुल आय। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 3,65,000, 365,000। सकल कुल आय में अपन क्या माइनस करते हैं? तो अपनी कर योग्य आय या कुल आय निकलती है। सकल कुल आय में माइनस करेंगे 80C से 80U की कटौतियां। इन्हीं कटौती में आपको मैं बता दूं कि ये जो कंपनी होती है उनको कौन कौन सी कटौतियां मिलती है। जैसे एक व्यक्ति होती है, उनको मिलती है 80C की, 80D की, 80E की, 80G की कटौतियां मिलती है, 80QQB की, 80RRB की। ऐसे बहुत सारी कटौतियां जो मैंने आपको पढ़ाया है 80C से 80U तक की, वो सारी कटौतियां उनको स्वीकृत होती है। लेकिन एक कंपनी है, उनको कौन कौन सी कटौतियां स्वीकृत होती है वो भी मैं आप लोगों को आज के इस क्लास में बता देती हूँ। उनको कटौती स्वीकृत होती है, देखिए ध्यान देंगे, 80G की कटौती, 80GGA की कटौती, 80GGB की कटौती, 80IA की, IAB की, IB की, 80ID, CE, JJA और LA, ये सारी कटौतियां ही उनको स्वीकृत होती है। बाकी 80U की कटौती, 80TTA की कटौती उनको नहीं मिलती। तो ध्यान देंगे, अगर बचत खाते का ब्याज दिया है तो आप उसको उसमें 80TTA की कटौती में नहीं माइनस करेंगे। मतलब मोस्ट उनको कौन कौन सा मिलेगा? 80G। 80G ही एक ऐसी कटौती है जो कि दान की कटौती है, उनको वो छूट मिलती है। उसमें भी 80GGA और 80GGB, वो भी मैं कटौती आपको बता चुकी हूँ। 80GGA किस चीज की कटौती है? वो जो सोविनियर है, राजनीतिक पार्टी को जो चंदा देती है कंपनी, उसमें 80GGA की कटौती उनको स्वीकृत होगी। और 80I की कटौती जो सारी है, जैसे कोई जो है नया उद्योग फर्म प्रारंभ करती है, कंपनी होटल का निर्माण करती है, तो 80I से लेकर के पूरा उनका IA, उसके सारे जो सब सेक्शन है उसकी छूट उनको मिलती है। बाकी रॉयल्टी, पेटेंट, ये सारी कटौती उनको नहीं मिलती। ठीक, तो अब अपने क्वेश्चन में बताइए आप लोगों की कौन सी कटौती दी है। यहाँ पे आया था एक पुण्यार्थ दान, तो उनको कौन सी कटौती मिलेगी? 80G की, पुण्यार्थ संस्था को दान। यहाँ पे मैं आपको दान का रिवीजन करा देती हूँ। जो दान होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के दान होते हैं, एक सीमा वाले, दूसरे बिना सीमा वाले। सीमा वाले दान में भी 2 प्रकार के दान होते हैं, एक 50% वाले और एक 100% वाले। तो सीमा वाले दान के अंतर्गत अपनों को क्या देखनी पड़ती है? सीमा देखनी पड़ती है, क्वालिफाइंग अमाउंट देखना पड़ता है। और वो क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होता है? कुल आय का 10%। कुल आय के 10% से ज्यादा कटौती स्वीकृत नहीं होगी। आया बात समझ में? कुल, मैंने क्या कहा, क्वालिफाइंग अमाउंट से ज्यादा की कटौती स्वीकृत नहीं होगी। उनकी सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत उनको रख दिया गया है, उस सीमा से ज्यादा उनको कटौती स्वीकृत नहीं होगी। अब ये बताइए, पुण्यार्थ संस्था को दान कौन से वाले दान है? सीमा वाले दान है। इसमें अपने को सीमा देखनी है कि उनके कुल आय की
10% से ज्यादा दान तो नहीं दे रहे हैं। दान कितना दिया है उन्होंने? 1000 का। और अपनी कुल आय कितनी आ रही है? 3,65,000। 3,65,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? 36,500। और दान कितना दिया है? मात्र 1,000 का। मतलब इनकी सीमा कितनी होगी दान देने की? सीमा 36,500 की। तो इनको ये पूरी कटौती स्वीकृत होगी। अब अपने को देखने हैं, सीमा निकाल लिया अपन ने। सीमा निकालने के बाद अपने को देखना है कि 50% वाले हैं कि 100% वाले हैं। तो पुण्यार्थ संस्था को दान जो होता है वो कौन से वाले हैं? 50% वाले दान है। अब बताइए 100% वाले दान में कौन कौन से दान आते हैं? जो परिवार नियोजन के लिए जो दान किया जाता है वो कौन से दान में आता है? 100%। अब क्वेश्चन में तो ये बोला नहीं है कि परिवार नियोजन के लिए दान दिया है, इन्होंने तो पुण्यार्थ संस्था को दान दिया है। तो ये कौन सा है? बिना परिवार नियोजन वाला दान है। इसलिए इसमें कितनी छूट मिलेगी? 50% की छूट मिलेगी। तो 1,000 का 50% कितना हो जाएगा? 500। और कोई कटौती मिलेगी क्या इनको? नहीं मिलेगी। तो इसको माइनस करने से कितना आ जाएगा? 3,64,500। ये इनकी क्या कहलाएगी? कुल आय कहलाएगा। यही कुल आय ही इनकी क्या है? टैक्सेबल इनकम है। टैक्सेबल इनकम। अब अगर इसमें अपने को टैक्स कैलकुलेशन करना है तो अपन कैसे करेंगे? इसी में मैं आपको टैक्स कैलकुलेशन करना बता देती हूँ। देखिए इसमें तो व्यापार से आए हैं, अल्पकालीन पूंजी लाभ है, तो कोई भी 20% या 30% वाला रेंज है क्या? नहीं है। तो सीधा सीधा इस पर क्या लगा देंगे? 3,64,500 का 30% टैक्स निकालेंगे। प्लस अधिभार लगेगा क्या इनको? सरचार्ज भी उनको नहीं लगेगा। प्लस 3% क्या लगाएंगे? शिक्षा ऊपर लगाएंगे। एजुकेशन सेस निकालेंगे तो आपका जो आएगा वो क्या निकल जाएगा? टैक्स लायबिलिटी निकल जाएगी, कंपनी की टैक्स लायबिलिटी। ठीक, तो ये आज का ही क्वेश्चन था हमारा जो व्यापार स्पेस से रिलेटेड था, जो आपने व्यक्तियों की आय की गणना में सीखा है। वैसे अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको पहले की क्लास में बताया था, धारा 115 जेबी, धारा 115 जेबी के अंतर्गत पुस्तक लाभ दिया है क्या? नहीं दिया है। तो अपन यही जो टैक्स लायबिलिटी निकलेगी इसी को ही उनकी टैक्स लायबिलिटी मानेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको धारा जेबी दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में धारा जेबी दिया है तो आप ध्यान रखेंगे पुस्तक लाभ का अपने को कितना % निकालना है? 18.5% क्या निकालना है? टैक्स निकालना है। ठीक, तो आज की क्लास में मैंने आपको जो है व्यापार से आय के अंतर्गत बताया है कौन कौन सी कटौती स्वीकृत होती है। इसके हिसाब से आप जो है इलिस्ट्रेशन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। अगर कुछ उसमें दिक्कत आती है या कुछ आता है तो आप मुझे जरूर कमेंट करेंगे। और मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, समझ सके। और इसका क्वेश्चन जो होता है वो एग्जाम में आता ही आता है, क्योंकि जो अपना फर्स्ट यूनिट है उसमें 2 चैप्टर है, अपने 2 टॉपिक है। एक साझेदारों से आए हैं, साझेदारों की कर योग्य गणना करनी है, और दूसरा है कंपनी। तो एक क्वेश्चन साझेदारों से आएगा और एक क्वेश्चन किससे आएगा? कंपनी से आएगा। तो अपने को कंपनी की कर योग्य आय की गणना करना आना चाहिए। तो जरूर वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस क्वेश्चन को क्या कर सके, समझ सके। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, मैं और भी आपको इसका सॉल्यूशन कोशिश करूंगी कि ये मेरे इसमें पूरा सॉल्यूशन हो जाए और आपको समझ आए। थैंक यू।